कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी सारे बण भैया ने अपनी राम राम। प्रीतम भाई जी और सुनाओ, खेत क्यार की सुनो। खेत क्यार में जी लग रहा है भाई। जाडे में जो है पछेती गेती सारे डाल की फसल भाई का वक्त आ रहा है। हर जी ने टाइम से बोली थी वो कोर भी देने लग गए। हैं। और इसके साथ साथ जो सहायक धंधे हैं उनका अगर हम जिक्र करें, खास तौर पर जो जिन भाइयों ने मधुमक्खी पालन है या फिर मुर्गी फार्म है या फिर और दूसरे जो सहायक धंधे हैं, मछली पालन है। तो मछली पालन पर आपने याद दिलाया, क्यों ना फिर आज मछली पालन के विषय में ही डॉक्टर राकेश टोंक है जो कि NDRI में मछली विशेषज्ञ हैं, उनसे बात कर ली जाए। हाँ भाई, और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे मछली पालन के विषय में एक खास बातचीत। जी, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। इन दिनों आप ट्रेनिंग भी एक दे रहे हैं यहाँ NDRI करनाल में। नमस्कार किसान भाइयों। जो किसान भाई नया मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं, उनको अगर अपना खेत मछली पालन तालाब बनाना है तो उसमें से जो आगामी गेहूं की फसल है या सरसों की फसल है, उसकी कटाई के बाद आप तालाब बनाने का कार्य आरंभ करें। उससे क्या होगा कि वो जो फसल है उसका आप फायदा ले लेंगे। क्योंकि जो मछली पालन का जितना भी कार्य है, जो मछली पालन के लिए हमें बीज की अवेलेबिलिटी होती है, वो जो उसका ब्रीडिंग सीजन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से मिड अगस्त तक। तो हमें जो बीज मिलने का समय है वो समय है हमारा अप्रैल से अगस्त तक। अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग साइज का बीज आपको उन दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अप्रैल से अगस्त तक, अप्रैल से मिडल अगस्त तक। और डॉक्टर साहब, ये बीज कहाँ से लें? बीज लेने के लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे पास स्वयं एक हैचरी है, जहां से हम IMC इंडियन मेजर कार्प, जिसे आप सामान्य भाषा में बात करें तो रोहू, कतला और मृगल, इनका बीज हम यहाँ पे स्वयं तैयार कर। तो आप हमारे से भी यहाँ से आप बीज ले सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से। इसके अलावा जिला मत्स्य पालन विभाग का एक ऑफिस है सैदपुरा के पास, CSSRI से ठीक पहले, वहां से भी आप बीज ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ हैचरीज करनाल में हैं, वहां से भी, वो प्राइवेट हैचरी हैं, वहां से भी आप बीज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों जिन भाइयों ने मछली पालन का व्यवसाय किया वो इन दिनों क्या काम करें ताकि जो उनका मछली का जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा हो? अब इन दिनों चूंकि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन वो ठंड अपनी चरम की तरफ बढ़ेगी। जो मछलियां हैं वो मछली प्राणी हैं ठंडे खून की। तो जैसे जैसे उन टेम्परेचर डाउन होगा, ठंड बढ़ेगी, तो उनका जो खून है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो उस समय में हम उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें करना क्या है कि लगातार तालाब के एक सिरे से ट्यूबवेल का ताजा पानी डालते रहें ताकि वो ठंड से कुछ बचाव हो। दूसरा, उन दिनों फीडिंग मछलियां नहीं करती हैं,
जो तालाब में प्राकृतिक भोजन है उसी से फीडिंग करती हैं। तो हमें एक्स्ट्रा जो हम सप्लीमेंट्री फीड अपना तालाब में डालते हैं वो हमें 2 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए, 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक, ताकि फिर जब जैसे ही टेम्परेचर उठना शुरू हो या फिर ठंड कम होना शुरू हो तो जो मछलियां हैं उनमें एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद फिर हमें फीडिंग शुरू करना है। इन दिनों चूंकि मछली अपनी सुप्त अवस्था में होती है तो इसलिए हमें उनके अंदर होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए जो हर महीने हम अपनी तरफ से बताते हैं किसान भाइयों को कि वो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 100 ग्राम प्रति किला या प्रति एकड़ की दर से लाल दवा, जिसे हम पोटाशियम परमैंगनेट भी कहते हैं, को अच्छी तरह पानी में घोल के, और इस घोल को लगभग अगर आपका तालाब 1 किले का है या 1 हेक्टेयर का है, सॉरी 1 एकड़ का है, तो आप इस 100 ग्राम के घोल को अच्छी तरह से घोलें और इसको 200 लीटर तक इसका वॉल्यूम बढ़ा लें और तालाब के चारों तरफ घूमते हुए किसी डब्बे या किसी मग्गे की सहायता से अपने तालाब में छिड़काव करते चले जाएं, क्योंकि जो गंदगी है वो ज्यादातर तालाब के किनारों पे जमा होती है, तो वहां पे होने वाले बैक्टीरिया या फिर जो फंगस है उसकी ग्रोथ को रोकने में हमारी जो लाल दवा है ये बहुत कामगर है और बड़ी आसानी से मिलती है। आप इसके लिए कॉमर्शियल उपलब्ध होने वाली जो लाल दवा है उसका इस्तेमाल करें, जो सामान्य रूप से 250 से 300 रुपया प्रति किलो की दर से मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जो हमारे नए किसान भाई हैं जो मत्स्य पालन से जुड़ना चाहते, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए। जो नए किसान भाई मत्स्य पालन से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मेरी पहली तो सलाह ये होगी कि वो किसी अच्छे संस्थान से प्रशिक्षण लें। हमारे यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र में लगातार मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप यहाँ पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी पूर्व में आपको बताया कि हमारा जिला मत्स्य पालन विभाग का एक ऑफिस है, वो भी लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर। तो पहला तो सबसे पहला काम है कि वो किसी अच्छी जगह से प्रशिक्षण लें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से आप अपना नुकसान कर सकते। दूसरा, जो आपको प्रशिक्षण के दौरान सलाह दी जाए उनको कोशिश करें 100% लागू करने की। उनमें क्या होता है, अक्सर थोड़ी सी ढिलाई से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मछली है वो पानी के अंदर पलनी है और पानी में हमें पानी की क्वालिटी और पानी में होने वाली बीमारियों दोनों से रोकथाम का के लिए कुछ ना कुछ हर महीने एक्टिविटीज करनी है। तो जो प्रशिक्षण के दौरान आपको किया जाए, बताया जाए, मेरा तो पहला तो यही होगा कि आप उसे 100% अपने फिश पॉन्ड में, अपने तालाब में लागू करें। दूसरी बात ये होगी कि आप कोशिश करें यदि हो सके तो अपना तालाब बनाने की, क्योंकि जितने भी पंचायती तालाब हैं उनमें मत्स्य पालन तो हम करते हैं, परंतु आजकल हर घर में डिटर्जेंट की उपयोग के कारण जो पानी की क्वालिटी है वो नहीं रही है जिसमें जीव पाले जा सके। इनके जो कपड़े धोना है, कपड़े धोने का जो साबुन है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। कपड़े धोने का साबुन है साहब, नहाने का साबुन है। आप तो किचन में चले जाइए तो आपको बर्तन धोने का भी सब कुछ डिटर्जेंट से ही हो रहा है, और ये सारा का सारा चीजें पानी में घुल के हमारे तालाब में जा रही है। तालाबों में मछली पालन करने के लिए हमें थोड़ी कठिनाई होगी। अभी हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छा अपना यहाँ पे इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो 5 पॉइंट 7 पॉइंट सिस्टम अपने गांव में बना रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, गंदगियों को पहले 3 तालाबों के हिस्सों में बांट के रोक लिया जाता है और उसके बाद वाले तालाब का पानी साफ हो जाए, तो हम वहां पे अपनी मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। सब इतनी अच्छी जानकारी जो है आपने हमारे जो कार्यक्रम सुनने वाले हैं उनको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो भाई अनिल भाई ने बातचीत करी डॉक्टर राकेश टोंक से और मछली पालन पे ये विषय इन्होंने रखा। उम्मीद है भाई उन्हें जानकारी सुनी भी होगी और इस्तेमाल में भी ले आएंगे जी। और भाई अगली जो हमारी चर्चा है गेहूं की पछेती बिजाई में सावधानियां, वो भी करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक लोकगीत का। बाग जनाने में आके बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा कुछ ना ले जा थारा बाग जनाने में आगे बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा देखभाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा थारा बाग जनाने में आगे बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा देखभाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा थारा देखभाल के चलिया जाना कुछ ना ले जा थारा यारे मरद का काम नहीं से, यारे मरद का काम नहीं से, यो से बाग कुंवारी का मैं भी जन्म एक बारा हंडू मिल गया वे जब माहरी का देखे होना नहीं इलाज हरे तकलीफ तुम्हारी का मेरे गात लगे दवाई रमू दिखण दियो प्यारी का मेरे गात लगे दवाई मुँह दिखण दियो प्यारी का देखे आते मेरे चचकी जले तू, आते मेरे चचकी जले तू, फिर खटका मारा पड़ कबूठी बिजली लग्या थारे रूप का चमकारा बाग जनाने में आगे बढ़ गया यो मोटा जुल्म गुजारा देखभाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा देखभाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा परदेसी महाराजा का, परदेसी महाराजा का, यो से बाग जनाना गेट मर्द और बाग मर्द तमने भी न चाहिए आना ना घटी बदी का तोल जले मद होश फिरे दीवाना थारे रूप ने पागल कर दिया न नाका लगा न सन्ना रे थारे रूप ने पागल कर दिया न नाका लगा न सन्ना रे ओ चोर जार बद मास जले तू, चोर जार बद मास जले तू, मानस लगा आवारा खोटे में खोटा दिखलो क्या कर जग सारा बाग जनाने में आगे बढ़ गया यो मोटा गुजारा
बट जा। आप कत्ल करावे देगी तू दूर पढ़े ने हट जा। देखे इन बातों में केले गयाड़े खीर ढोबरा बट जा। जो थारे बाग में ठहर जा सके कहो आपका घट जा। जो थारे बाग में ठहर जाते ये कहो आपका घट जा। ओ बागाते जा बाहर निकल क्यों, बागाते जा बाहर निकल क्यों, इतना जोर जमारा। थारे कमरे को थिर बाग चला पे हो रहा स्वर्ग रे किनारा। ओ बाग जलाने में आगे बढ़ गया मोटा जुल्म गुजारा। देख भाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा रे। अरे देख भाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा। बकवास करण का काम नहीं तू, बकवास करण का काम नहीं तू, बाहर भागते जाइए। तुम बच्चे वक्त कहे शर्मत ना घर आए न तई है। परदेसी जन नार टूटना बोझ पाप का ठाइए। और एक की दारू दो से दया करके मन कर रही है। और एक की दारू दो से दया करके मन कर रही है। कंवारी कन्या के साथ करे, कंवारी कन्या के साथ करे, गिर काणे बात नकारा। खोटी मंदी बात कहो सुम धरा बता के खाया। बाग जलाने में आगे बढ़ गया मोटा जुल्म गुजारा। देख भाल के चलिया जाना कुछ न ले जा थारा रे। और भाई ये थे रणबीर सिंह और सरिता चौधरी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें।
देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई अब बात गेहूं की पछेती बिजाई के बारे में। और भाई पछेती का जो समय है वो चल गया अब जी, यानी कि 25 दिसंबर तक हमने जो है पछेत में बिजाई कर देनी चाहिए। हाँ 16 नवंबर के बाद जो है वो भाई पछेती बिजाई मान ले। और दिसंबर के अगर तीसरे हफ्ते तक जो है ले लें तो बढ़िया है भाई, उसके पीछे फिर नुकसान है जी। तो भाई मुख्य गेहूं की फसल है हरियाणा में जो रबी में उगाई जा है गेहूं, और 25 से 30% हिस्से में लगभग ये बोई जावे है। और पछेती में भी उत्पादन भाई ले सके हैं अगर ठीक तरीके से उसमें एक तो किस्म के चुनाव की बात है भाई, अगेती वाले ने पछेती में ना बोए। और जब भी आप गेहूं का बीज ले रहे हैं तो किसी अच्छे संस्थान से बीज लें जी। और गेहूं का जो बीज के लिए आप लेकर आए हैं उसका बीज का उपचार जरूर कर ले, क्योंकि गेहूं की पछेती बिजाई की अवस्था में जल्दी से जल्दी ज़्यादा जमाव और फुटाव के लिए जो है ना हमने एक काम करना है, बीज को रात भर आपने पानी में बहना है और बीज को पानी से निकालने के बाद 2 घंटे तक उसको छाया में सुखाना है। छाया में सुखाना है भाई फर्श पे 2 घंटे तक। उसके बाद दीमक से बचाव खातर क्लोरो दवाई 60 मिलीलीटर या फिर फाइमोथियान दवाई हो 100 मिलीलीटर, इसको पानी में मिला के 2 लीटर का घोल बना लें और 40 किलो बीज इस 2 लीटर के घोल से उपचारित भाई कर सके हैं। खुली कंगियारी या छज पत्ता कंगियारी इस खातर भी भाई बावास्टिन 2 ग्राम या फिर 1 ग्राम रैक्सिल 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार भी कर सके हैं। और भाई बायो फर्टिलाइजर उपचार खातर 4 पैकेट एजो बैक्टर जो आता है या फिर फास्फोटिक का 4 पैकेट, वो भी 40 किलोग्राम बीज के हिसाब से भाई ये भी लगा सके हैं। और भाई गेहूं का बीज उपचार जरूर करना बिल्कुल है। और बीज की मात्रा का अगर जिक्र करें प्रीतम भाई तो पछेत बिजाई में जो है फसल का जो जमाव और फुटाव जो है वो कम हुआ है, इसलिए बीज की जो मात्रा है वो चौथाई हिस्सा हमने बढ़ा देनी चाहिए। 25%, यानी 100 किलो ले रहे हो तो 125 किलो। तो भाई 40 अगर आप वैसे ले रहे हो तो 50 से 55 ले लो बल्कि में। बिल्कुल। और पछेती बिजाई के लिए बीज की जो मात्रा है लगभग 50 से 55 किलोग्राम जो है 1 एकड़ के हिसाब से जरूर ले लें जी। और सिंचाई का अगर जिक्र करें तो पछेत बिजाई की हालात में जो है हमने पहली सिंचाई के 3 हफ्ते के बाद, पहली सिंचाई 3 हफ्ते के बाद भाई 4 हफ्ते तक भी भाई कर सके हैं, क्योंकि जमाव इसमें देर से ही होएगा थोड़ा और जड़ें भी देर से निकलेंगी। बिल्कुल। बाद की सिंचाई भाई 20 से 25 दिन के अंतराल पे कर सके हैं। और भाई जो बात है खाद की, अनिल भाई खाद में एक तो प्रीतम भाई सबसे बड़ी बात आवे कि हमने खेत की मिट्टी की अगर जांच करा ली तो बहुत बढ़िया बात है जी। फिर भी इसके साथ साथ पानी की भी अगर जांच करा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी अच्छी पैदावार के लिए जो है हमने 1 एकड़ में जो है गेहूं के लिए जो है 60-24-24 यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 24 ही किलोग्राम जो है पोटास के साथ साथ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालने की जो सिफारिश कृषि वैज्ञानिक करें जी। आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, पोटास और जिंक जो है बिजाई के टाइम पे हमने देनी है। और जो बाकी आधी जो नाइट्रोजन की जो मात्रा देनी है खाद की, वो पहली सिंचाई के बाद जो है छींटा दे देना जी। अगर रेतली माटी है तो नाइट्रोजन की 2 की बजाय हमने 3 बार देने से जो है पैदावार बढ़े जी। ये आपने ठीक बात बताई भाई, वे रेतली माटी में नाइट्रोजन कर लें 3 बार। बिल्कुल। और भाई खरपतवार भी हुए हैं, कड़े कम और कड़े ज़्यादा, तो उसमें जो है भाई चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों खातर 250 ग्राम प्रति एकड़ 2,4-D जो सोडियम साल्ट आता है वो ले सकते हैं, या फिर 2,4-D एस्टर भी आता है, एलग्रीप के नाम से भी आवा है, मेट सल्फ्यूरान मिथाइल दवाई। तो भाई ये सारे आप ले सको हो। मुंडुसी या कण की खातर या जंगली जई खातर भाई आइसोप्रोटुरान दवाई आती है। और जहाँ ये काम ना आए भाई वहाँ दूसरी दवाई भी भाई ले सकते हैं। ये घुलनशील पाउडर है वैसे। और
इसके अलावा जो है इसमें पानी की मात्रा 200 लीटर और 30 से 35 दिन के बाद भाई इसका छिड़काव कर सके हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है प्रीतम भाई कि गेहूं की फसल में जो मिश्रित खरपतवार है, खास तौर पर जो चौड़ी और संकर पत्ती वाले हैं जी, उनकी रोकथाम के लिए हमने टोटल जो दवाई है, ये टोटल जो है दवाई का नाम है, हाँ, जिसने सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, हाँ, ये एक मिश्रण आता है भाई, कोई भी दवाई भाई 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने ये दवाई लेनी है और इसको हमने 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है जी। तो भाई पछेती बिजाई भी भाई कर सके हैं और बीज बहुत सारे आ रहे हैं, जो बीज बिक्री केंद्र से आपको उपलब्ध हो उस बीज का आप इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। साथ ही भाई अब चलते चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रवासी मजदूर हैं उन खातिर ये शुरू कर रखा है और 116 जिलों में लागू है। 25,000 मजदूरों को 125 दिनों का काम मुहैया इसमें कराया जाएगा। तो भाई जो भाई इसका फ़ायदा अभी तक नहीं ले पाए हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि रोज़गार की दिक्कत ना रहे और काम के साथ साथ जो है उनको मेहनताना फिर मिलता रहे। जी, ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रीतम भाई जी, भाइयों से इजाज़त लेने से पहले जो है मौसम और कल के कार्यक्रम का जिक्र कर ले। आज का अधिकतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 11 डिग्री सेल्सियस और कल जो है वो भी 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम जो है 9 डिग्री सेल्सियस। मतलब कर रहे हैं भाई, ठंड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी। और कल है मंगलवार, कल है फोन इन कार्यक्रम और कल का जो विषय रहेगा वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा शहद का उत्पादन कैसे करें। हमारे जो विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर CJ जुनेजा जी। हाँ, तो भाई आप फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सके हैं और आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं तक। भाइयों से इजाज़त लें। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम।